गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? तो आरती ग्रुप ट्यूशन की तरफ से हमने सबसे पहले उससे हमें आने वाले 20 मार्क्स एग्जाम के ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए। के मार्क्स का आपका ईमानदारी से जो केस स्टडी आता है उसको कवर कर लिया हमने। तो 20 और 6 26 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो गया हमारा। अब आता है डिस्टिंग्विश 12 मार्क्स के लिए। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 के 4 जो डिस्टिंग्विश हमारे सामने है उसको कवर करने का ट्राई करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डिस्टिंग्विश जो आपके सामने कहता है बच्चा, जो सबसे पहला डिस्टिंग्विश आपके लिए है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपके लिए पहला लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की भी बात हो रही है, फायर इंश्योरेंस की भी बात हो रही है और साथ में मरीन इंश्योरेंस की भी बात हो रही है। तीनों इंश्योरेंस को स्टार्ट करने से पहले, इनके बीच में डिस्टिंग्विश समझने से पहले ये बात अपने दिमाग में बिठाइए बच्चा कि तीनों इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। तीनों इंश्योरेंस का सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? एक कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई हम इतने टाइम तक आपको पैसा पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे, जैसे ही मैच्योरिटी का टाइम आएगा आप हमें पे कर दीजिएगा क्लेम। या हो सकता है कोई अगर इवेंट हो जाएगा यानी पर्सन का डेथ हो जाएगा तब आप हमको क्लेम पे कर दीजिएगा। ये दोनों में से कोई एक चीज होगी, मतलब पर्सन की लाइफ पे डिपेंड करता है वो। ठीक है। दूसरा कौन सा इंश्योरेंस है? फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस मतलब आग लगने की बात हो रही है बच्चा कि अगर आग लगा तो लॉस हुआ तो क्लेम भर के दीजिए। मरीन इंश्योरेंस मतलब वो आप समुद्र से जितना भी आप वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आपका शिप डूब गया, आपका शिप का कंटेनर डूब गया, कंटेनर में रखे हुए गुड्स डूब गए, उसको लॉस हो गया, डैमेज हो गया, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस के मरीन इंश्योरेंस निकाला जाता है। ठीक है। चलिए तीनों इंश्योरेंस को समझने का ट्राई करते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है मीनिंग। क्या लिखा हुआ है? मीनिंग। तो ईमानदारी से अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी undertakes to pay a certain sum of money either on the death, या तो डेथ पे आपको पे करेंगे या तो कभी पे करेंगे जल्दी बढ़ जाओ मैच्योरिटी पे। कभी मैच्योरिटी, या तो डेथ या तो मैच्योरिटी, या तो डेथ या तो मैच्योरिटी। फॉर अ कंसिडरेशन, फ्री में तो नहीं पे करेंगे, उसके बदले में आपको क्या पे करना पड़ेगा? प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या हुआ? एक कॉन्ट्रैक्ट है। बोलो क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे सामने वाली कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि हम आपको पे करेंगे, क्लेम पे करेंगे दो कंडीशन पे, या तो डेथ हो जाएगी या तो मैच्योरिटी आ जाएगी। ठीक है। मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरर प्रॉमिस टू पे कंपनसेशन टू द इंश्योर्ड if something happens to the subject matter due to fire। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, वो हमसे प्रॉमिस करी है कि हम आपको लॉस भर के देंगे, हम आपको क्लेम पे करेंगे अगर आपके सब्जेक्ट मैटर को, जैसे मैंने बेंच का इंश्योरेंस निकाला तो बेंच मेरा सब्जेक्ट मैटर हो गया, मैंने दुकान का इंश्योरेंस निकाला, दुकान मेरा सब्जेक्ट मैटर हो गया, मैंने बाइक का इंश्योरेंस निकाला, बाइक मेरा सब्जेक्ट मैटर हो गया। कुछ भी हुआ तो कंपनी हमको क्लेम पे करेगी। आइए मरीन इंश्योरेंस। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू पे अ कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब क्लेम, याद रखिएगा। टू इंश्योर्ड मतलब जिससे पॉलिसी लिया है, इन केस लॉस टू हिम ड्यू टू डेंजर्स ऑफ द सी। डेंजर्स ऑफ द सी मतलब समुद्र है सर, समुद्र में कब क्या किसके साथ कब होगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। जो समुद्र हमें शांत लगता है 5 सेकंड बाद ही वो समुद्र अपने नए रूप में आ जाता है। जो समुद्र हमें बहुत शांत है सर, अगले ही पल उसमें तूफान आ जाते हैं सर, किसी को कुछ नहीं पता, ये समुद्र है। ठीक है। चलिए ये हो गया आपका मीनिंग। अगला चलते हैं सर। सेकंड आपको लिखा है पॉलिसी टेकन बाय। कौन लेगा लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी? तो लिखा है इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर हिज ओन लाइफ और फॉर हिज फैमिली मेंबर्स। किसी के लिए भी ले सकता है, हस्बैंड खुद के लिए ले सकता है, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ले सकता है, हस्बैंड अपने बच्चों के लिए ले सकता है, अपने माता पिता के लिए ले सकता है, किसी के लिए भी ले सकता है। ठीक है। आगे फायर इंश्योरेंस कौन लेगा? इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर देयर प्रॉपर्टीज और बाय द बिजनेसमैन। ठीक है। या तो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का लेगा या तो बिजनेसमैन। जैसे पर्सन, मेरे पास बंगला है, मैं बंगले का इंश्योरेंस ले लूंगा। मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास गुड्स रखे, रॉ मटेरियल रखे, फिनिश गुड्स रखे, मैं उसका इंश्योरेंस लेगा। मेरे पास मशीनरी रखी, करोड़ों की मशीनरी, मैं उसका इंश्योरेंस लूंगा, ताकि अगर इनकेस फायर लग जाए, आग लग जाए, लॉस हो जाए तो मुझे क्लेम मिल जाए। ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट वाला। इट कैन बी टेकन बाय एक्सपोर्टर, इंपोर्टर्स एंड शिपिंग कंपनीज। तो अगर मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो भी मेरे को गुड्स का लॉस होने का चांस है, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो भी गुड्स का लॉस होने का चांस है। मैं शिपिंग कंपनीज हूं, मतलब मैं मेरी शिप भाड़ा मार दी एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह, अमेरिका से दुबई, दुबई से जापान, जापान से थाईलैंड, इधर भी जाती है सर, तो उसमें भी लॉस होने का चांस है। तो इन लोग यहाँ पे इंश्योरेंस लेके रखेंगे मरीन वाला। ठीक है।
चलिए थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड क्या है? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब जिस चीज का इंश्योरेंस निकाला है। लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर कौन होगा? इन लाइफ इंश्योरेंस द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर। जिस भी इंश्योरेंस का, वाइफ का निकाला तो वाइफ हो गए, पेरेंट्स का निकाला तो पेरेंट्स हो गए, बच्चों का निकाला तो बच्चे हो गए, खुद का निकाला तो खुद हो गए, लाइफ। ठीक है, आगे फायर इंश्योरेंस में द गुड्स एंड एसेट और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज का आप इंश्योरेंस, आपने बंगले का निकाला तो बंगला आपका सब्जेक्ट मैटर हो गया, आपने कार का निकाला तो कार आपका सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा, आपने एसी का निकाला एसी का सब्जेक्ट मैटर हो गया, स्कूल में बेंचेस होते हैं बेंचेस का आपने निकाला तो बेंचेस सब्जेक्ट मैटर हो जाएंगे। ठीक है, आगे फायर इंश्योरेंस में क्या होगा सर? जो भी आपका शिप होगा, जो भी कार्गो होगा, जो भी फ्रेट होगा, वो सब आपके सब्जेक्ट में। आपका शिप है, बड़े बड़े कंटेनर्स है, आपके कार्गो हैं, उसके अंदर रखे हुए गुड्स हैं, और सबके सब आपके सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि वो सब डूब सकते हैं, उसका लॉस हो सकता है। चलो पॉइंट नंबर 4 क्या बोलते हैं आपको? टेन्योर। टेन्योर मतलब कितने टाइम के लिए लिया जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या लिखा था? पॉलिसी कैन बी इंश्योर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर इवन अंटिल द डेथ ऑफ द अश्योर्ड। मतलब सर आप ये कितने साल के लिए भी ले सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल, और कुछ तो ऐसी होती है जब तक आपका डेथ, जैसे होल लाइफ पॉलिसी, जब तक आपका डेथ नहीं हो जाता तब तक ये पॉलिसी चलती है। जैसे ही आपका डेथ हुआ आपको क्लेम मिलेगा और पॉलिसी खत्म हो जाएगी। मतलब इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है ज्यादातर केस में। आगे टेन्योर, इट इज जनरली फॉर द शॉर्टर पीरियड, मतलब 1 साल, मतलब फायर इंश्योरेंस नॉर्मली 1 साल के लिए ही निकाला जाता है। आगे इट इज जनरली फॉर शॉर्ट पीरियड और मे रेंज फ्रॉम 1 मंथ टू ईयर, मतलब 1 महीने का आप इंश्योरेंस निकाल सकते हो, 2 महीने का आप इंश्योरेंस निकाल सकते हो, 3 महीने का इंश्योरेंस, मैक्सिमम आप 1 साल की बात करते हो, ज्यादा उससे बात नहीं करते हो। चलो कंपनसेशन मतलब जो क्लेम क्या मिलेगा, क्या लिखा है? इट इज पेड आइदर ऑन द डेथ और मैच्योरिटी, या तो डेथ या तो मैच्योरिटी, डेथ मैच्योरिटी, डेथ मैच्योरिटी, या तो मर जाओ तो टाइम कंप्लीट हो जाए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तब आपको पैसा दिया जाएगा। आगे फायर इंश्योरेंस पेड ओनली इफ देयर इज लॉस ड्यू टू फायर, ड्यू टू फायर, जो भी फायर की वजह से लॉस हुआ तो ही आपको पैसा दिया जाएगा, अगर फायर की वजह से लॉस नहीं हो रहा है तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, वो पॉलिसी में मेंशन रहता है बहुत क्लियर कट। आगे इट इज पेड ओनली इफ देयर इज लॉस कॉजिंग टू इवेंट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, जो भी आपको पॉलिसी में टर्म्स बता के रखा है कि भाई समुद्र में आपकी शिप डूब जाए, कंटेनर गुम हो जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, तभी आपको पैसा दिया, जो भी टर्म्स कंडीशन है उसके हिसाब से ही आपको कंपनसेशन मिलेगा, उसके अलावा कंपनसेशन मिलने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ये होता है बच्चा कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है अगर आपने हमसे इंश्योरेंस लिया, हमें टाइम टू टाइम प्रीमियम पे किया, और अगर गलती से आपके सब्जेक्ट मैटर का लॉस हो जाता है तो हम आपको इतना क्लेम पे करेंगे, इतना क्लेम पे करेंगे, इतना क्लेम पे करेंगे कि आप वापस वही कंडीशन में आ जाएंगे जब आपको लॉस नहीं हुआ था। मतलब रिवर्स बैक सिचुएशन, रिवर्स बैक सिचुएशन, रिवर्स बैक सिचुएशन। जैसे ये बॉटल 10 करोड़ की थी, इसका लॉस हो गया सर, मैंने इसका इंश्योरेंस निकाल कर, कंपनी ने मेरे को 10 करोड़ पे कर दिया, मैंने फिर से बॉटल जाके खरीद के लेके आया, मैं वापस से रिवर्स बैक सिचुएशन में आ गया। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्या ये प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के केस में अप्लाई होगा? तुम खुद सोचो बच्चा, नहीं अप्लाई हो सकता है। पूछो क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है? क्योंकि सर एक बार जो इंसान चला गया सर, वो दोबारा आने वाला नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, वो दोबारा नहीं आने वाला है। इसीलिए कहा जाता है, अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? इट इज नॉट एप्लीकेबल एज ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल लॉस। ह्यूमंस का आप मनी के टर्म्स में बात नहीं करना, नहीं इसकी कीमत 10 करोड़ है, इसकी कीमत नहीं 5 करोड़, नहीं इसका किडनी 2 लाख का, मनी टर्म्स ऐसी बात। आगे क्या इसमें अप्लाई होता है? यस इट इज एप्लीकेबल एज इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉस। इतना ही लिखिए, ज्यादा मत लिखे जाइए सर। आगे इट इज एप्लीकेबल एज इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉस, इसमें भी अप्लाई होता है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है? नंबर ऑफ पॉलिसी। नंबर ऑफ पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको बोला इंश्योर्ड कैन टेक एनी नंबर ऑफ पॉलिसी ऑन द सेम लाइफ। आपको ईमानदारी से आपको 1 लाइफ इंश्योरेंस लगता है, 1 लाइफ ले लीजिए, 2 लगता है, 3 लगता है, 4 लगता है, 5 लगता है, LIC से लगता है, ऐसे जहां से आपको लगता है वहां से इंश्योरेंस ले लीजिए। बस याद रखना है हर जगह आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ये भूलिएगा नहीं। आगे यहाँ पे जनरली कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली जाती है? एक ही निकाली जाती है सर। हाँ डबल इंश्योरेंस भी आप ले सकते हो अगर ज्यादा वैल्यू के आपके गुड्स है, लेकिन नॉर्मली एक ही पॉलिसी निकाले। सेम मरीन के लिए भी होता है कि जनरली एक ही पॉलिसी निकाला जाता है, लेकिन अगर कंटेनर में रखे हुए गुड्स की वैल्यू ज्यादा है, शिप की ज्यादा वैल्यू है, तो आप एक से ज्यादा भी पॉलिसी ले सकते हो। हाँ लेकिन कंपनसेशन कितना मिलेगा? जितना आपका लॉस हुआ है, लॉस से ज्यादा कंपनसेशन आपको मिलने वाला नहीं है। 8वां पॉइंट है बेनिफिशियरी, मतलब इंश्योरेंस निकाला तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? तो आपको लिखा है
द बेनिफिशियरी कैन बी इंश्योर्ड और एल्स द नॉमिनी और द लीगल हेयर ऑन द डेथ ऑफ द अश्योर्ड। मतलब कौन हो सकता है? हो सकता है अगर हस्बैंड ने खुद के लिए इंश्योरेंस निकाल के रखा, टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, 20 साल बोला गया था, 20 साल का पॉलिसी हो गया, मैच्योर हो गई पॉलिसी, उसको ही पैसा मिल जाएगा। मतलब जो अश्योर्ड है उसको ही पैसा मिलेगा, वही उसका बेनिफिशियरी है। हो सकता है होल लाइफ पॉलिसी निकाला गया, पर्सन का डेथ हुआ, पर्सन के डेथ के बाद उसकी वाइफ को पैसा मिल गया, तो बेनिफिशियरी उसकी वाइफ हो गई। ठीक है। हो सकता है पर्सन ने अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस निकाला, तो जब बच्चों की एज 18 साल प्लस हो गए, उनके एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए था, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, इंश्योरेंस किसी और ने निकाला, बेनिफिट किसी और को मिला, तो बेनिफिशियरी वो हो जाएगा। आगे फायर इंश्योरेंस में कौन होगा? बेनिफिशियरी इज द इंश्योर्ड हु हैज इंश्योर्ड द प्रॉपर्टी और गुड्स। ये मेरा गुड्स था सर, ये मैंने 10 करोड़ का खरीदा था, इसका इंश्योरेंस मैंने निकाला है सर, लॉस हुआ, कल के दिन मेरे को क्लेम मिलेगा, तो पैसा मुझे ही मिल रहा है क्योंकि ये गुड्स मेरा था। ठीक है, तो मैं ही इसका बन जाऊंगा बेनिफिशियरी। आगे द बेनिफिशियरी इज द इंश्योर्ड पर्सन और दी कंपनी। जो भी पर्सन इंश्योरेंस निकाल रहे हैं वही उसका बेनिफिशियरी बनेगा, क्योंकि क्लेम भी उसे ही दिया जाएगा। आगे सरेंडर ऑफ पॉलिसी। सरेंडर ऑफ पॉलिसी का मतलब होता है, जैसे आपने 10 साल का पॉलिसी लिया, क्या आप 5 साल तक प्रीमियम देने के बाद पॉलिसी को क्लोज कर सकते हो? 6 साल प्रीमियम देने के बाद पॉलिसी को क्लोज कर सकते हो? ये पॉसिबल है? तो आंसर आता है यस, ये पॉसिबल है। लाइफ इंश्योरेंस में आप बिंदास एक्सपायरी से पहले पॉलिसी सरेंडर कर सकते हो, और यहाँ पे फायर इंश्योरेंस में आपको अलाउड नहीं है ना, मरीन इंश्योरेंस में आपको अलाउड है, क्योंकि इसमें होता ही टाइम 1 महीने 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम 1 साल का है, तो इससे पहले आपको सरेंडर करने का आता ही नहीं ऑप्शन, कैन नॉट बी सरेंडर। ठीक है, ये पहला वाला हो गया हमारा। अभी है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट किसके लिए होता है? बहुत सिंपल सा है सर, बिजनेसमैन। इसके लिए बिजनेसमैन। सेविंग अकाउंट किसके लिए होता है सर? जो मंथली पैसा कमाता है, थोड़ा थोड़ा पैसा आपको सेव करना है। फिक्स डिपॉजिट किसके लिए होता है सर? जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, उनके पास घर में रखे रखे पैसे की वैल्यू कुछ बढ़ने वाली है, टाइम के साथ वैसे भी पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो आप वो पैसा बैंक में लेके जाके जमा करते हो। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको बोला गया है मीनिंग, चलिए देखते हैं मीनिंग में क्या लिखा है। इट इज दैट अकाउंट विच इज मेंटेन्ड बाय द बिजनेसमैन। पहले मैंने बोल दिया करंट अकाउंट किसके पास रहेगा? बिजनेसमैन। सेविंग अकाउंट किसके पास होगा? इज दैट अकाउंट विच इज ओपन बाय इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू सेव। पहले बोला था पैसा सेव करने के लिए। अरे बचपन में देखो हमारे पास आदत हुआ करती थी, हमारे पास पिगी बैंक हुआ करता था, गल्ला हुआ करता था, रिश्तेदार आए, उन्होंने पैसा दिया, पैसा उठा के हम लोग उसमें सेव करते थे। कहीं पे से हमको एक्स्ट्रा पैसा, भाजी लेने गए थे, धनिया कोथमीर लेने गए, 2 रुपए 3 रुपए बच गया, उसको लेके सेव करते थे। टैक्स थिंग। आगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, वही हैबिट को कंटिन्यू करने के लिए सेविंग अकाउंट आता है। ठीक है, आगे फिक्स डिपॉजिट मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा, इट इज एन अकाउंट वेयर फिक्स सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड। मतलब एक फिक्स अमाउंट, जैसे 5 लाख रुपए आप एक फिक्स टाइम के लिए जमा कर दिया। मान लीजिए कोई पर्सन, मान लीजिए पर्सन का नाम है, मान लीजिए क्या नाम है पर्सन का? नाम है मान लीजिए सेजल। सेजल 60 साल की बुढ़ी हो चुकी है। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी, इतना अच्छा पढ़ाती थी, इतना अच्छा पढ़ाती थी कि बच्चे उनका लेक्चर ही अटेंड नहीं करते थे, बच्चे पकाऊ हो जाते थे। 60 साल ईमानदारी से पढ़ाने के बाद 60 साल की उम्र हो चुकी है, सेजल अब रिटायर होते ही सेजल को मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन लमसम। तो एक साथ उनको 50 लाख रुपए मिला। तो बच्चों आप ईमानदारी से मुझे बताओ, ये सेजल 60 साल की उम्र में हो गई है, 50 लाख रुपए उसको 60 साल की एज में मिल रहा है, वो आप गोवा के पब में जाके नाचेगी, कितनी गंदी लगेगी बच्चा, कितना गंदा लगेगा, ऐसा ऐसा करके डिचिक डिचिक करके नाच रही, कितनी गंदी। तो वो पैसा क्या करेगी उस 50 लाख का? वो 50 लाख लेके जाके बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि आपके पास वो पैसे की अभी इस समय कोई जरूरत नहीं है। आगे विड्रॉवल देख सकते हैं, करेंट अकाउंट से आप विड्रॉवल कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, आपको अलाउड रहता है कि आप विड्रॉवल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप विड्रॉवल कर सकते हैं, आप चेक से विड्रॉवल कर सकते हैं, एटीएम से जाके विड्रॉवल कर सकते हैं। ठीक है, विड्रॉवल स्लिप भी आती है इसकी। अच्छी, ये फिक्स डिपॉजिट है बच्चा, तो ऐसा नहीं है कि आज आपने 50 लाख जमा किया 5 साल के लिए, 2 दिन बाद आप बोल रहे हैं अंकल बैंक वाले अंकल मेरे को 200 रुपए दो ना शॉपिंग करने का, इधर अलाउड नहीं है। ये फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स टाइम के लिए आपने पैसा दे दिया बैंक को, वहां पे वो जमा हो जाएगा, विड्रॉवल अलाउड नहीं है। थर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलते हैं? एकदम बेसिक डॉक्यूमेंट। पासबुक आपको भी मालूम है बच्चा, चेकबुक आपको मालूम है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब हर महीने का, अगर आपको चाहिए हर महीने का स्टेटमेंट मिल जाता है, कितना आपके अकाउंट में डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ। 3 महीने का चाहिए 3 महीने का मिल जाता है, 1 साल का चाहिए तो 1 साल का, सब कुछ मिल जाता है। आगे यहाँ पे भी पासबुक मिलता है, चेकबुक मिलता है, पेइंग स्लिप मिलता है, जो आपको पे करते हैं सर अमाउंट डिपॉजिट ये सब करने के लिए। फिक्स डिपॉजिट में आपको फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट मिलता है, उसको बोलते हैं एफडीआर, क्योंकि आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि आपने पैसा जमा किया है, कितने टाइम के लिए जमा किया है, बैंक ने कितना प्रॉमिस किया आपको पैसा, इंटरेस्ट। ठीक है, हु टेक्स इट? कौन करेंट अकाउंट ओपन करेगा सर? आंसर बहुत सिंपल है, कोई भी ट्रेडर हो सकता है, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी फर्म, या तो कोई तो इंस्टीट्यूशन। जैसे कॉलेज में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं,
तो उनके पास कौन सा अकाउंट होगा सर? गारंटेड करंट अकाउंट होगा। हॉस्पिटल, उनके पास कौन सा अकाउंट सर? गारंटेड करंट अकाउंट होगा। चलिए आगे आते हैं। सेविंग अकाउंट किसके पास होता है? जिसके पास फिक्स्ड इनकम होता है। जो लोग कंपनीज में काम करते हैं उनको भी पेमेंट मिलता है, तो आपके सेविंग अकाउंट में वो पैसा आता है। और इसके बाद इट इज सुटेबल फॉर एनी पर्सन हु टेम्पररी आइडियल कैश, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ रखा हुआ है घर में, अभी उस समय उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट रहता है। अगर हम रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन आपको आते हैं? यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बिंदास करंट अकाउंट से कितना भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन है, आपको हमेशा पैसे की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, सर्टन रिस्ट्रिक्शन, जैसे एटीएम से निकालने के लिए लिमिट लगा दी गई है कि महीने में आप 3 बार ही निकाल सकते हैं, 3 से 4 बार से ज्यादा निकालेंगे, लिमिट से क्रॉस करेंगे, हर बैंक का अलग अपना अपना लिमिट है, तो उसके बाद आपका पैसा डेबिट होना चालू हो जाता है। तो ये एक लिमिट लगाना हो गया। इधर तो गारंटेड आपको कब मिलेगा? ऑन द फिक्स पीरियड है सर, गारंटेड उससे पहले नहीं मिलेगा। हाँ, एक ऑप्शन रहता है, अगर आपको पैसे चाहिए आप पैसा निकाल सकते हैं, एफडी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन बैंक वहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी कम कर देगा। मान लीजिए आपने जब पैसा जमा किया था तो 10% उन्होंने प्रॉमिस किया था, आपने 5 साल के लिए बोला था, आप 3 साल में ही पैसा लेने चले जा रहे हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया जाए, 10% की जगह पे 6%, 7%, 8%, वो बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इंटरेस्ट रेट किस में मिलेगा। तो करेंट अकाउंट में तो बिल्कुल आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लो रहता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई रहता है। सबसे ज्यादा हाई आपको फिक्स डिपॉजिट में ही मिलने वाला है। नेचर ऑफ अकाउंट कैसा होता है? ये कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस हम इसमें ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। सेविंग अकाउंट में भी हम कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन करते ही रहते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होता है, क्योंकि एक बार आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया 5 साल, तो 5 साल के बाद ही इसमें ट्रांजेक्शन होने वाला है। ठीक है, फैसिलिटीज में देखते हैं क्या क्या इसमें सबसे बेस्ट, क्यों बिजनेसमैन के लिए बेस्ट है? क्योंकि यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का चांस ही नहीं है। हाँ, आप फिक्स डिपॉजिट में एक ऑप्शन रहता है कि अगर आप एफडी ब्रेक नहीं करना चाहते तो जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया है बैंक के पास, उसमें से 90% तक का पैसा आप लोन के तौर पे बैंक से ही ले सकते हो। इससे होगा क्या? आपका एफडी भी ब्रेक नहीं होगा, आपको उसका वो इंटरेस्ट मिलते रहता है। बस आपने लोन निकाला, वो पैसा यूज कीजिए, आपका जब पैसा यूज हो जाएगा वो पैसा रिटर्न कर दीजिए विथ इंटरेस्ट, आपका एफडी भी वैसे ही रहेगा, आपका पैसे का काम भी हो जाएगा। तो 90% तक अलाउड रहता है कि आप पैसा ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया, हमारे 2 खत्म हो गए। तीसरे की तरफ हम लोग चलते हैं सर। तीसरा हमारे पास कौन सा है सर? कमर्शियल बैंक। और कौन सा बैंक है जल्दी बोलिए? सेंट्रल बैंक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोनों का क्या क्या फंक्शन होता है। पहले सेंट्रल बैंक पे फोकस कीजिएगा बच्चा। सेंट्रल बैंक का मेन काम होता है रेगुलेट द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कि हमारे देश में कितना पैसा सप्लाई होगा उसका ध्यान रखना, वो है सेंट्रल बैंक का काम। और हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक आप सभी को मालूम है, बोलिए कौन है जल्दी बोलिए? आरबीआई। कमर्शियल बैंक का काम क्या है? कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक लेंडिंग टू इंडस्ट्री और बिजनेसमैन या ट्रेडर्स। एक तरफ से पैसा वो उठाते हैं, दूसरी तरफ वो पैसा दे देते हैं एज अ लोन, एज अ लोन। आगे प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, तो करेंसी प्रिंट करने का पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है। कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। इसमें एक यूनिक बात आपको याद रखनी है कि आप जब भी नोट देखोगे तो नोट पे आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिखेगा, और जैसे आप कॉइन्स ये सब देखना चालू करोगे तो इस पे आपको नाम नहीं दिखेगा। इस पे आपको नाम हमेशा हमेशा इंडिया या तो भारत दिखेगा। क्यों? क्योंकि कॉइन बनाने का, प्रोड्यूस करने का पावर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वाले के पास जाते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो सेंट्रल बैंक जनरल पब्लिक से डील ही नहीं करता, वो किसी से पब्लिक से पैसा नहीं लेता। और कमर्शियल बैंक तो गारंटी डील करता ही है। चौथा, लोन की बात आ रही है तो सेंट्रल बैंक किसको लोन देता है? तो आपको याद रखना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, गवर्नमेंट हो गई, बड़ी बड़ी बैंक हो गए, उन सबको जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं भीख मांगने के लिए। सेंट्रल बैंक उनको फटाफट लोन प्रोवाइड कर देता है। आगे कमर्शियल बैंक, ये जनरल हमारी जो भी पब्लिक है, जिनको भी बिजनेसमैन है, कोई ट्रेडर है, इनको अगर पैसे की जरूरत है, जैसे मुझे कार लेना है तो कार के लिए लोन करा लिया मैंने, मेरे को घर लेना है घर के लिए लोन करा लिया मैंने, तो उसके लिए आपको पैसा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर अगर 5 में देखें ओनरशिप, तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चा, सेंट्रल बैंक हमेशा गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे दोनों के पास है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों के पास है। जैसे अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में बात करता है, लेकिन हम बात करेंगे एक्सिस बैंक, वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम बात करते हैं। नंबर ऑफ बैंक सेंट्रल बैंक कितनी हो सकती है सर? सिर्फ एक हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अलाउड है सर, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते।
कमर्शियल बैंक तो ना जाने कितने, यूनियन बैंक आपके पास है, इंडियन बैंक आपके पास है, एक्सिस बैंक आपके पास है, बैंक ऑफ बड़ौदा आपके पास है, कोटक महिंद्रा बैंक है। चलिए आपको यहाँ पे एक चैलेंज मिल रहा है, कम से कम 10 से 15 बैंक का नाम टाइप करके बताइए कमर्शियल बैंक। ठीक है, चलिए मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब देश में जब मनी सप्लाई की बात होती है ना बच्चा, तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई का। तो उसकी पॉलिसीज भी कौन बनाएगा? सेंट्रल बैंक ही बनाएगा। तो देखो लिखा है द सेंट्रल बैंक फ्रेम्स द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, क्योंकि मनी सप्लाई रेगुलेट करना है। हाँ, इनका काम क्या है? ये फ्रेम नहीं करते, ये उसको फॉलो करते। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट आपसे पूछा गया है सर इसमें कोई हेडिंग नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकते हो, कंट्रोल या तो चेक। कंट्रोल या तो चेक, कोई भी एक हेडिंग यूज कर लीजिए। तो आपको याद रखना है कि जो सेंट्रल बैंक है, कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक, ये पूरा कंट्रोल करके रखता है किसके ऊपर? कमर्शियल बैंक के ऊपर। कमर्शियल बैंक के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बच्चों, ईमानदारी से मानिए, एक बाप है, एक बेटा है, बेटा रात के 2 बजे घर पे आता है, तो जैसे ही दरवाजा खुलता है पापा सामने खड़े हैं, बेल्ट लेके खड़े हैं, वो गारंटीड सवाल करेंगे, बता बच्चा किधर गया था, सही जवाब मिला तो ठीक है, गलत जवाब मिलने पे ले पट्टे ले पट्टे ले पट्टे। लेकिन क्या ये उल्टा हो सकता है? मतलब पापा रात के 2 बजे आ रहे, बच्चा जूता लेके खड़ा है, डंडा लेके खड़ा है, बेलन लेके खड़ा है। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। इसलिए बोला गया कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पे लिखा है द सेंट्रल बैंक कीप्स चेक्स ऑन द कमर्शियल बैंक, लेकिन द कमर्शियल बैंक डज नॉट कीप्स ऑन द सेंट्रल बैंक। ठीक है, लीजिए ये भी आपका खत्म हो गया। चलिए लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस की बात हो रही है। 4 तरह के ट्रांसपोर्ट हमारे सामने नजर आ रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। देखते हैं फटाफट फटाफट हो जाएगा हमारा। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या बोला है? लिमिटेड स्पीड। कैसा स्पीड होता है? लिमिटेड। रेल ट्रांसपोर्ट में बात करेंगे तो कंसीडरेबल स्पीड की बात हो रही है, ये सबसे स्लोवेस्ट होता है और ये सबसे फास्टेस्ट। तो अगर हम लोग स्पीड के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे फास्ट है एयर, उससे कम पे बात करेंगे रेल, उससे कम बात करेंगे रोड, और सबसे नीचे कौन आ जाएगा? जल्दी बोलो, वाटर। तो स्पीड की बात हो गई, सबसे फास्ट अपना एयर चल रहा है, सबसे स्लो वाटर की बात हो रही है। चलिए कैरिंग कैपेसिटी मतलब गुड्स एक जगह से दूसरे जगह कौन ज्यादा लेके जा सकता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी होती है, यहाँ पे ह्यूज कैरिंग कैपेसिटी होती है, यहाँ पे वेरी ह्यूज कैरिंग कैपेसिटी हो सकती है, और यहाँ पे लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी होती है। सर यहाँ पे लिमिटेड क्यों बोला गया? क्योंकि एक ट्रक के पीछे एक ही कंटेनर जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 छोटे छोटे कंटेनर हो। यहाँ पे देखेंगे तो 20-20 कंटेनर, 40-40 कंटेनर, 60-60 कंटेनर की पूरी ट्रेन जाती है, तो इधर ह्यूज कैपेसिटी है। यहाँ पे वेरी ह्यूज है, मतलब हजारों हजारों कंटेनर एक शिप से एक जगह से दूसरे चले जाते हैं, और यहाँ पे लिमिटेड है क्योंकि आसमान में उड़ रहा है बच्चा, ज्यादा वजन लेके आसमान में उतरेगा, जमीन पे डायरेक्ट आ जाएगा सर, इसलिए लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं। सर क्या बोलता है पॉइंट नंबर 3? ये आपको बोलता है कॉस्ट। क्या कहता है? कॉस्ट। तो ये देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट में किस किस चीज का खर्चा होता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, आपको व्हीकल्स में भी खर्चा करना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस में। तो रोड बनाना है उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस करना है उसके लिए भी खर्चा करना पड़ेगा, जो व्हीकल चल रही है उसके लिए भी खर्चा करना पड़ेगा, हर चीज के लिए खर्चा होता है। चलिए रेलवे में किसका? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन है उसके डब्बे, रेलवे ट्रैक, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, प्लस उसके मेंटेनेंस में सबसे ज्यादा खर्चा करता है, ट्रैक, स्टेशन, ये सब में अच्छा खासा पैसा जाता ही है। आइए चलिए देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में। तो वाटरवेज नेचुरल है बच्चा, जैसे आप मुंबई कभी गए रहेंगे, मुंबई में मरीन ड्राइव देखा आपने, वो मरीन ड्राइव में देखिए इतना सारा पानी है, तो क्या आपने घर पे जाके हंडा से पानी भरा है, वो लोटे से पानी भरा है आपने? नहीं 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 सर, वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। लेकिन सर जो शिप बनाई गई है, जो पोर्ट बनाया गया, वो नेचुरल नहीं है। वो जो बड़ी बड़ी शिप आप देखते हो, क्रूज शिप आप देखते हो, उसके लिए अच्छा खासा पैसा लगता है, उसके मेंटेनेंस में पैसा लगता है। वो शिप जहां पे रुकती है, जो पोर्ट एरिया है, उसको बनाने में अच्छा खासा पैसा लगता है, तो वहां पे हाईली कॉस्ट लग जाता है। आगे क्या लिखा है? हाउ देयर इज हाई कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स एंड पोर्ट्स, और उसके मेंटेनेंस में पैसा जाता है। अच्छा एयरवेज में बात करेंगे, एयरवेज में ये आसमान देखो, ये आसमान नेचुरल है। हमारे पास शकलाका बूम बूम की पेंसिल नहीं आई थी कि हम शकलाका बूम बूम की पेंसिल ले बादल बन गए, ले आसमान बन गए, ले आसमान में सितारे गए, नहीं नहीं नहीं, वो नेचुरल है। तो एयरवेज के लिए वो नेचुरल रूट तो मिल गया, लेकिन जो एरोप्लेन है उसके लिए खर्चा लगता है सर, जो एयरपोर्ट है उसके लिए खर्चा लगता है, तो प्राइवेट जेट उसके लिए खर्चा लगता है, जो हेलीकॉप्टर उसके लिए भी तो खर्चा लगता है, वो थोड़ी ना नेचुरल है, उसके लिए कॉस्ट जाता है बच्चों। ठीक है, पढ़ लीजिए, देखिए वही बात लिखा गया है। चलिए पॉइंट नंबर 4 हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है?
डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, देखते हैं रोड किसके लिए बेस्ट होता है सर। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेस्ट है, अंबरनाथ से उल्लासनगर चले गए, अंबरनाथ से वाशी घूमने के लिए चले गए, तो ठीक है, वो रोड ट्रिप उतना ठीक अच्छा लगता है। अच्छा, इसकी ये किसके लिए रहता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के लिए। आप लोकल ट्रेन है सर, उल्लासनगर घूम के आ गए सर, जब मन के सीएसटी घूम के आ गए सर, आराम से लेक्चर के लिए जा रहे हैं, उल्लासनगर में कॉलेज है, मस्त मरीन ड्राइव पे लेक्चर बच्चे अटेंड करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के लिए। हम हैदराबाद घूमने चले गए सर, केरला घूमने चले गए सर, हम राजस्थान घूमने चले गए सर, हम यूपी घूमने चले गए, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस दोनों के लिए बेस्ट होता है। यह हमेशा किसके लिए होता है सर, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। क्यों सर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, क्योंकि जो शिप है वो आपके एरिया के गटर में नहीं चलती है, वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम आती है, समुद्र में चलती है। और ये भी किसके लिए बेस्ट होता है सर, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, चलिए चार्जेस की बात करते हैं, किसमें सबसे ज्यादा खर्चा होता है, फेयर किसमें सबसे ज्यादा होता है सर। तो ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर नॉट फिक्स्ड ड्यू टू द इंक्रीज फ्यूल प्राइसेस। पेट्रोल का प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है, कभी 60 रुपए लीटर हुआ मिलता था, आज 100 रुपए लीटर के आसपास है सर, कभी कभी 110 रुपए लीटर हो जाता है, तो उसका चार्जेस अप एंड डाउन होता है। सीएनजी का रेट हमेशा चेंज होते रहता है, तो अप एंड डाउन होते रहता है। यहाँ पे ये सबसे सबसे ज्यादा लो है सर, सबसे ज्यादा लो है सर, लेकिन उसके बाद भी लोग टिकट नहीं निकाल रहे। लोग भर भर के ट्रेन पे लटक लटक के जा रहे हैं, उसके बाद भी रेलवे लॉस में चल रही है। का रीजन है ना सर कि लोग टिकट नहीं निकालना चाहते हैं। आगे इसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्या है, लो, और इसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस तो सबसे ज्यादा क्या है, हाई, क्योंकि सर एरोप्लेन की बात हो रही है, आपका कम टाइम में डिस्टेंस कवर कर देता है, तो गारंटेड हाई चार्जेस तो उसका होना ही है। चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है सर, नेक्स्ट वाला पॉइंट है डोर टू डोर सर्विस। डोर टू डोर सर्विस, अगर डोर टू डोर सर्विस का मतलब है घर कौन पहुंचा के देता है सर, तो घर पहुंचा के देने का काम एक ही ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट। बरोबर वो आपको घर के सामने लेके आ जाता है सर, घर के एरिया के सामने लेके आ जाता है सर, गली से गली घूम के चले जाते हो सर। और कुछ लोग होते हैं बहुत डेंजर होते हैं, गर्ल्स लोग बहुत डेंजर स्कूटी चलाते हैं, कभी कभी डोर टू डोर सर्विस में घर में ही लेके चले जाते हैं। दुकान पे शॉपिंग करना है, दुकान के अंदर ही शॉपिंग करने गए, पूरा स्कूटी के साथ जाते हैं, डोर टू डोर सर्विस, बहुत डेंजर लोग हैं उन लोग। आगे रेलवे में कौन रहता है, ये कभी भी डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करने वाला। इसलिए मान लीजिए आप बदलापुर से आ रहे हैं, बदलापुर से आते 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 बोला अंकल 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 अंकल, ड्राइवर को बोला अंकल अंकल रुको 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 रुको, मेरा निसर्ग वाला एरिया आ गया, अंकल अंकल रुको मेरा ग्रीन सिटी आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, वो बरोबर अपने पर्टिकुलर स्टेशन पे रुकता है। और इसमें भी डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं है। और एयर ट्रांसपोर्ट में तो सोचना भी मत डोर टू डोर सर्विस का, पता चला एरोप्लेन उड़ रहा है, अंकल अंकल अंबरनाथ आ गया, वो पैराशूट दो मेरे को नीचे उतरने का, नॉट अलाउड। ठीक है, तो डोर टू डोर सर्विस से कहाँ मिलेगा, जल्दी बोलिए, रोड ट्रांसपोर्ट में। आगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यहाँ पे यूज होते हैं सर, तो यहाँ पे एनिमल्स यूज होते हैं, एनिमल कार्ट्स यूज होते हैं, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स, हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी, घड़दा गाड़ी, इतनी सारी चीजें होती है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन यूज होते हैं और गुड्स के ट्रेन यूज हो सकते हैं। आपने लोकल ट्रेन देखा है, पैसेंजर की ट्रेन देखी है, गुड्स की ट्रेन जाती है, पेट्रोल डीजल ये सब लेके जाने वाली, कोयला लेके जाने वाली, मशीन से सब लेके वो सारी ट्रेन। यहाँ पे कौन आता है, बोट्स आता है, शिप्स आती है, लाइनर्स आते हैं, टैंकर्स। वो आई लाइनर की बात नहीं हो रही है बच्चा, गर्ल्स बोलेगा आई लाइनर की बात हो रही है, अरे नहीं नहीं बाबा, वो शिप के टाइप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले यहाँ पे कौन है, एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, जेट है, प्राइवेट जेट है। ठीक है, ये सारे इसके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आगे पॉइंट नंबर 8 ये मत ट्राई कीजिएगा बच्चा, सेफ्टी के ऊपर बात करते हैं। तो सेफ्टी में ये बात कर रहे हैं कि गुड्स की कितनी सेफ्टी होती है, तो यहाँ पे बोला गया है लिमिटेड सेफ्टी होती है। सही बात है सर, लिमिटेड, क्योंकि टेम्पो में हम कांच का सामान लेके जा रहे हैं सर, हम लोग कबर्ड लेके जा रहे हैं, रोड की कंडीशन इतनी खराब रहती है कि बार बार खड्डे में इधर उधर होके कभी कभी कांच डैमेज हो जाता है, कभी हम जो सामान लेके जा रहे हैं वो डैमेज हो जाता है, मतलब लिमिटेड सेफ्टी है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर लॉक रहता है पूरा सिस्टम, तो वहाँ पे सेफ्टी ज्यादा होती है। सेम यही कंटेनर में भी लॉक रहता है, यहाँ पे भी ज्यादा सेफ्टी होती है गुड्स की, और एयर ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉपर गुड्स को लॉक करके रखा जाता है, तो सेफ्टी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रोड के। ठीक है, 10वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट वो है एक्सीडेंट। तो बच्चों रोड ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है बच्चा जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको एक्सीडेंट देखने मिलते हैं पर डे, हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सर फूट गया, हाथ टूट गया, पैर गायब हो गया, आधा ठाकुर बन गया, ये गारंटेड आपको देखने मिलता है। इंसान रोड क्रॉस कर रहा है, वो अपने हाथों के टेक्नोलॉजी, हाथों के जादू से सामने वाले रिक्शे वाले को रोकने का ट्राई कर रहा है। कभी कभी रिक्शा वाला बोलता है चलो मेरे साथ चलो, उड़ा के लेके चले जाता है सर। ना जाने कितने हमने इंसिडेंट देखे कि सर हम लोग आराम से अपने बाइक लेके जा रहे, पीछे से एक रिक्शे वाले ने आके आपको ठोक दिया। देखिए हमने चीजें, ट्रक वाले ने आपको ठोक दिया, ये एक्सीडेंट देखे हमने। गवर्नमेंट इतना बोलती है सर पे हेलमेट लगाओ, लेकिन बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं सर बाल खराब हो जाएगा हमारा, और उसी के चक्कर में कभी कभी ओवर स्पीडिंग करते हैं और सर के बल गिरते हैं और उनके सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं सर।
ना जाने कितनी चीजें हमने देखी। गवर्नमेंट कितना बार बोलता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव करने का नहीं, लेकिन कुछ बेवड़ी टाइप के लोग रहते हैं, उन लोग जब तक ड्रिंक करेगा नहीं उनको ड्राइव करने में मजा नहीं होता। इतना प्रॉब्लमेटिक, खुद के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो रोड ट्रांसपोर्ट हद से ज्यादा आपको एक्सीडेंट देखने मिलेंगे। नेक्स्ट वाला कौन सा है सर? रेल। रेल में सर जो एक्सीडेंट के चांसेस है वो थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन लोगों की गलतियों से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जैसे कितने बार कहा जाता है ट्रेन के अंदर सफर करो, कभी कभी जगह खाली रहती है, उसके बाद भी लोग ले खंबा पकड़े हुए, खंबे से ऐसे लटके हुए, वो सामने से खंबा आते रहता है, उसको हाई बोलते रहते हैं, हाई बोलते रहते हैं, कभी कभी खंबा भी उनको हाई बोल देता और खेल खत्म हो जाता है, अकाउंट क्लोज हो जाता है उनका उधर ही। सर कितने बार बोलता है चलती गाड़ी में ट्रेन को पकड़ने का नहीं, लेकिन कुछ लोग को सुपरमैन बनना रहता है, कुछ लोग को मिल्खा सिंह बनना रहता है, नहीं सर हम चढ़ेगा। अभी रिसेंटली आपने बदलापुर का देखा इंसिडेंट, वो लड़की जल्दबाजी में चढ़ने का ट्राई की, ट्रैक के नीचे जाके गिरे, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। ना जाने कितने डेथ हमने देखे सर रेलवे में हो जाता है सर। कभी कभी दो ट्रेन एक दूसरे से टकरा गए, उसमें आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ना जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं। ये होता है रेल ट्रांसपोर्ट। दूसरा कौन सा है सर? वाटर ट्रांसपोर्ट में आपका एक्सीडेंट का चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे कोई शिप एक दूसरे के साथ रेस नहीं निकालते, चल तेरे को मैं कट मार के निकलेगा, कौन वहां पे जल सबसे पहले पहुंचे। उनका एक स्लो मोड है, धीरे 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 अपनी जगह पे जाते हैं। हाँ लेकिन याद रखना है, जब उनमें एक्सीडेंट होता है, जैसे क्रूड ऑयल का कोई शिप आ रहा है, अगर गलती से उसमें ब्लास्ट हो जाए, कुछ आग लग जाए, तो पूरे समुद्र में वो क्रूड ऑयल फैल जाता है, और उसमें जितने भी स्पीसीज, जितने भी मछली ये सब रह रहे हैं, सब के सब डेथ हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और एयर ट्रांसपोर्ट तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। या अगर आपने देखा रहेगा एयर इंडिया का 200 से ज़्यादा लोग डेथ कर गए। रिसेंटली हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका डेथ हो जाता है। अभी अगर वेदर कंडीशन सही नहीं है तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो एयर ट्रांसपोर्ट में भी जल्दी आपको एक्सीडेंट नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब सुनाई देता है तो हद से ज़्यादा नुकसान करके जाता है वो। ठीक है। और नेक्स्ट वाला अगर हम बात करें ओनरशिप, किसके किसके कंट्रोल में ओनरशिप चल रही है सर? तो रोड ट्रांसपोर्ट में दोनों की ओनरशिप है, प्राइवेट का भी है, पब्लिक का भी है। गवर्नमेंट की भी एम्बुलेंस चलती है, प्राइवेट एम्बुलेंस भी चलती है, गवर्नमेंट की भी व्हीकल चलती है, हमारी भी व्हीकल चलती है, तो दोनों का ओनरशिप है यहाँ पे। रेलवे में बात करें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का है। जैसे आप इंडियन रेलवे की बात करो, सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में। कल के दिन कोई पर्सन बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं खुद का जगन एक्सप्रेस निकालेगा, मैं छगन एक्सप्रेस निकालेगा, मैं लुलू एक्सप्रेस निकालेगा, ये अलाउड नहीं है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करने वाला है। ठीक है। यहाँ पे दोनों का कंट्रोल है सर, प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल चल रहा है, पब्लिक सेक्टर का भी, और यहाँ पे भी दोनों का कंट्रोल चल रहा है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको ईमानदारी से याद रखना है सर, कम से कम 5 पॉइंट। एज अ एवरेज स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट कम से कम 7 पॉइंट। ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है। प्रॉपर हेडिंग लिखना है, प्रॉपर दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश लिखना है। जैसे हेडिंग लिख दे, एक लाइन स्किप करो, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश लिखिए। ऐसा एकदम नीट एंड क्लियर चालू कीजिए, एक पेज से स्टार्ट कीजिए, दूसरे पेज पे खत्म कीजिए, आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन बरोबर 4 में से 4 आपको दिया जाएगा। चलिए, आज हमने चैप्टर नंबर 4 के सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लिए। बच्चों ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। ये सीरीज हमने चालू करके रखी है आरती ग्रुप ट्यूशन की तरफ से। मिलते हैं बच्चों, बाय बच्चों लोग।